तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का क्या काम होता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को कंपाइल करने के लिए। इसमें ना जो डेटा होता है वो अलग अलग शीट पे होता है और उन सभी शीट का डाटा एक शीट पर कंपाइल करके अगर मुझे चाहिए तो कंसोलिडेट, उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। कोई अगर आपको बोल दे ना कि डाटा को कंसोलिडेट कर लेना, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि उसने आपको डाटा अलग अलग शीट पे दे रखा है। अब उन चारों शीट से डाटा इकट्ठा करके उठाना है और उसका एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाना है आपको। उसको बोलते हैं कंसोलिडेट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके बारे में अगर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ यूज टू create the compiled report, it is used to create the compiled report of data, it is used to create the compiled report of data that we have in a different sheets, that we have in a different sheets, that we have in a different sheets। तो यहाँ पर ये मैंने एक सैम्पल डाटा शीट ली हुई है, मुझे यहाँ पे रिपोर्ट निकालना है। डेटा मेरे को अलग अलग 3 शीट पे दिया हुआ है। ये पहली शीट है मुंबई की। ये तीनों जो शीट्स हैं ये 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस में ये प्रोडक्ट हैं और ये उनके फर्स्ट क्वार्टर की सेल रिपोर्ट है जो इन्होंने लिख के मुझे दी है। दूसरी शीट पे भी इसी तरह का डाटा है बट उसका ऑर्डर मैच नहीं खाता। इसमें प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं और क्वार्टर का देख लो ऑर्डर अलग है। तीसरी शीट में भी डाटा मुझे दिया हुआ है, इनका भी ऑर्डर मैच नहीं खाता बट डाटा वही है, वही 4 प्रोडक्ट हैं, वही 3 महीने हैं, लेकिन इनका जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल तरीके से काम करना दिक्कत हो जाता है। एक तो ये तरीका हो फाइनल होगी भाई मोबाइल जनवरी की सेल B2 में मिलेगी हर शीट पे, तो आसानी से मैं निकाल के ड्रैग एंड ड्रॉप करके आंसर निकाल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मोबाइल की जनवरी की सेल B2 में है ना तो गुड़गांव में कहीं और है C3 और नोएडा में कहीं और मिलेगी D3, तो ये अलग है, तो यहाँ पर ये अलग है। इस वजह से रिपोर्ट को कंपाइल करके निकालने में दिक्कत आती है, तो मैनुअली निकालने में बहुत टाइम लगेगा। अब इसका सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है कंसोलिडेशन रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में जो पहले आपको ध्यान रखना है, जब हम इन रिपोर्ट के ऊपर काम करेंगे तो हमें कंपाइल क्या करना है, मुझे इन सभी रिपोर्ट का टोटल निकालना है कि मोबाइल की जनवरी की टोटल सेल क्या रही, ठीक है, फरवरी की टोटल सेल क्या रही, ये मुझे एक फाइनल रिपोर्ट निकालना है। तो जो टोटल लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा और जो लेबल होंगे जिसके आधार पे वो इन सबको डिटेक्ट करेगा वो होगी ऊपर की टॉप की रो और लेफ्ट साइड का कॉलम। इसी के आधार पर वो पहचानेंगे दूसरी शीट में भी कि भाई ये डाटा कौन सा है, किसके साथ मैच करना है। तो ये जानकारी बस पहले आपको अंदर अपने माइंड में कंपाइल करना है। अब सिस्टम पे करेंगे, कैसे करना है, जहाँ पर भी रिपोर्ट बनानी है वहाँ पे पॉइंटर रखो, डेटा में जाओ। यहाँ पर जब आप जाओगे तो डेटा टूल आएगा आपके पास एक, और इस डेटा टूल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा दिस वन, कंसोलिडेशन का, दिस वन। इस पर क्लिक कर देना। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे रेफरेंस पूछा जाएगा, दिस वन। रेफरेंस कैसे देना है, आपने मुंबई वाली शीट का रेफरेंस देना है। इस पर क्लिक करना है और इसका जो डेटा है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अब ये रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐड कर लेना, ऐड हो गया। अब हम ऐसे ही दूसरी शीट का रेफरेंस उठाएंगे, इसको भी ऐड करेंगे। ऐसे ही तीसरी शीट का रेफरेंस उठाएंगे और इसको भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे तीनों शीट ऐड हो गई हैं रेफरेंस में। यहाँ पर वेरीफाई कर लेना कि डाटा यहाँ आना चाहिए। जब डाटा यहाँ पर आ जाए तो अब आपको लेबल बताना है कि टॉप की रो और लेफ्ट का कॉलम आपके क्या है, लेबल है। तो इसको एज अ लेबल इस्तेमाल करेंगे। लेबल इस्तेमाल कर लिया, नोएडा का जो लेबल था वो हमने अपने रिपोर्ट में बना लिया, ठीक है। लेबल इस्तेमाल करने के बाद अपने डाटा को लिंक कर देंगे। तो इन तीनों शीट का जो डाटा होगा वो यहाँ रिपोर्ट वाली शीट पे क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। इसका मतलब अगर इन शीट में कहीं चेंजेस हुए तो यहाँ भी होगा, तो हमने इसको लिंक कर लेना है। अब आप ओके करो, एक फाइनल रिपोर्ट तैयार है। देख सकते हैं फाइनल रिपोर्ट ये थी हमारे पास और ये तैयार हो चुकी है। देखो इसमें वही हमारे पास प्रोडक्ट है, मंथ की क्वार्टर की सेल है। अब इसको वेरीफाई करते हैं। लैपटॉप जनवरी की सेल 19 आ रही है, चेक करते हैं सही कि गलत। तो लैपटॉप जनवरी 9 सेल यहाँ पर है, 2 ये हो गए 11 और 8 ये 9, 19।
और वहाँ पर भी आंसर कितना आ रहा है 19, तो रिपोर्ट सही आ गई। अब चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं वो चेक करते हैं। मैं इस 8 का 9 बनाता हूँ तो 1 बढ़ गई होगी, 20 आ जाना चाहिए, वहाँ देखिए 20 है। तो इस तरीके से एक फाइनल रिपोर्ट आप कभी भी बना सकते हो। ये एक नॉर्मल काम है, कहीं आप काम कर रहे हो, आप वहाँ पे एक बड़े पद पर हो और वहाँ आपने बाकी लोगों से डिटेल मांग ली, तो वो इस तरीके से डिटेल आपको दे देंगे। फिर आपके ऊपर भी एक हेड होगा जिसको आप एक फाइनल रिपोर्ट भेजेंगे सबका डाटा कंपाइल करके। तो कंसोलिडेशन शीट का इस्तेमाल करके ये काम किया जा सकता है, आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी का? अगला टॉपिक लिखिए व्हाट इफ एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इफ एनालिसिस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है सिनेरियो मैनेजर, एक होता है गोल सीक और एक होता है डाटा टेबल। ये तीनों के तीनों एक मतलब मैनेजमेंट लेवल से रिलेटेड सवाल हैं। ये इस्तेमाल किए जाते हैं सेल्स और परचेज डिपार्टमेंट में। अब आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में जा रहे हो तो आजकल की जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री में MIS यूज़ होता है, हर इंडस्ट्री में। चाहे आप सेल्स डिपार्टमेंट जाइए कहीं पर भी, जो सेल्स का बंदा होगा उस पर कुछ काम नहीं आ रहा होगा तो वो आपसे बनवाएगा, उनके पास एक MIS का बंदा होता है। जो भी सेल्स डिपार्टमेंट हो, जो परचेज डिपार्टमेंट हो, उन पे अगर ये काम नहीं आता तो क्या करते हैं MIS, वो MIS की डिमांड किससे करते हैं? HR से, कि मेरे को एक MIS दे दो। MIS क्या होता है? उनका हेल्पर होता है, असिस्टेंट टाइप में। उनको कुछ भी काम करवाना होगा वो MIS से करवाते हैं, उसको पोस्ट दी जाती है, एक पोस्ट होती है MIS, समझिए? तो वो रोल होता है आपका। तो वो बंदे आपसे इस तरह के काम करवाते हैं। अब इसमें क्या काम है? पहला तो है ये सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर क्या होता है पहले आप इसको समझिए। मैं एक डाटा दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो मेरे पास एक सैम्पल डाटा है, कंपनी है टर्बिन इनकॉर्पोरेशन, और ये कंपनी इस तरह के जो प्रोडक्ट है उन्हें उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने में कुछ लागत लगती है, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया जाता है, तो उसकी कीमत यहाँ पे है। और जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो उसको सेल कर देते हैं, उसकी कीमत यहाँ पर है। और हर कंपनी को पता होता है उसके मंथली कस्टमर कितने हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और होने वाला प्रॉफिट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और अंतिम प्रॉफिट जो आपको लास्ट में दिखता है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। व्हाट इट? कोई भी कंपनी किसी से डील करती है जब, तो टेंडर निकलते हैं, टेंडर लेती है। अब जिनका टेंडर ठीक लगता है वो उससे डील कर लेती है, भाई हमको आपसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम आपसे डील कर लेते हैं। अब ये डाटा एक परचेज डिपार्टमेंट का डाटा है जहाँ पे सामान खरीदा जाता है। अब वो कंपनी का मैनेजर आपके पास गया और आपसे बोलते हैं कि भाई हमें अपनी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना है। आप परचेज डिपार्टमेंट के हेड हो, तो जो मैनेजर होगा बड़ी पोस्ट पे, तो वो छोटे मोटे लोगों से थोड़ी ना बात करते हैं। किससे बात करेगा? डायरेक्ट हेड से बात करेगा। तो हेड को बुलाकर वो समझाते हैं ढंग से कि देखो आप परचेज डिपार्टमेंट से हो, मुझे अपनी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना है। अब दिमाग लगाओ कैसे बढ़ाओगे? मैं आपसे करता हूँ ये सवाल, तो आप कैसे इसका रेवेन्यू बढ़ा सकते हो? बताओ। परचेज डिपार्टमेंट का सेलिंग से कोई मतलब ही नहीं होता, वो सेलिंग कंट्रोल ही नहीं कर सकती। आप परचेज डिपार्टमेंट में हो ना, आप तो खरीदारी करते हो, तो आपका कंट्रोल कॉस्ट प्राइस पे होगा। सेल प्राइस को तो आप टच भी नहीं कर सकते, ना क्वांटिटी को टच कर सकते हो। आप उस डिपार्टमेंट के ही नहीं हो, किसी को ऑर्डर ही नहीं दे सकते, ठीक है? तो आप परचेज डिपार्टमेंट के, तो आप अपने हिसाब से क्या आइडिया लगाओगे? आप मेरे को आप मेरे को क्या दोगे? सर ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास अभी पिछले महीने हमने मार्केटिंग की थी, तो वहाँ से मेरे पास 3 टेंडर हैं, तो एक बार मैं उनसे बात करके देखता हूँ कि वो क्या कॉस्ट दे सकते हैं। हम एक बार बात करके देखते हैं। तो उनकी कॉस्ट लेगा, वो जाएगा कंपनी में, विजिट करेगा, उनसे बातचीत करेगा, टेबल पे बैठेगा और टेबल पे मीटिंग होगी। जब पूछेंगे भाई लगा क्या भाव लगाएगा, एक साथ इतनी क्वांटिटी चाहिए, साल का इतना, समझ दो बात। तो जब वो बातचीत होगी तो तीनों के रेट लेगा वो, और तीनों के रेट लेने के बाद अब सवाल खड़ा होता है कि वो उनको कहीं पे रिकॉर्ड करेगा रेट्स को। अगर मान लीजिए ये शीट खोल रखी है मैंने और मैं उनके रेट्स ले रहा हूँ, और उनके रेट्स लेने के बाद अगर मैंने उन रेट्स को यहाँ पे डाला तो ये पुराने रेट गायब हो जाएंगे, तो रिकॉर्ड तो होंगे नहीं ना। अंतिम वैल्यू जो सेल में डाली जाती है वही रिकॉर्ड होती है, पुरानी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होती। ऐसे ही मैं दूसरे ट्रेडर से बात करूंगा तो उसके रिकॉर्ड अगर एंटर करूंगा तो वो गायब हो जाएगा, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई।
तो मुझे कोई ना कोई ऐसा फीचर एक्सेल का चाहिए जो मेरे उस इनपुट को कहीं रिकॉर्ड कर ले और ज़रूरत पड़ने पर एक फाइनल रिपोर्ट बना के दे दे कि करंटली जहाँ से हम परचेजिंग करते हैं तो उसकी ये कॉस्ट है और इससे मेरे को इतना रिवेन्यू प्राप्त होगा, और ट्रेडर वन से अगर मैं सामान खरीदूंगा तो उसकी ये कॉस्ट है और उससे मुझे इतना रिवेन्यू प्राप्त होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरह का फीचर कोई हमें अगर एक्सेल में लाके दे दे, उसी फीचर को सिनेरियो मैनेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब ये कैसे यूज़ होगा देखो, तुम तो छुट्टी पे थे चिराग। तो यहाँ पर देखो कैसे कर रहे हैं इस काम को। तो इसे करने के लिए आप लोग डेटा में जाएंगे। डेटा में जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट-इफ एनालिसिस दिखेगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि व्हाट-इफ एनालिसिस में 3 फीचर होते हैं, है ना, 3, और ये नहीं होता, ये मैंने हटा दिया। तो इन 3 में से सिनेरियो मैनेजर यहाँ पर हमारी हेल्प कर सकता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में अब एक एक करके आप सिनेरियो ऐड करेंगे। पहला सिनेरियो है ट्रेडर 1 के लिए, तो मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा ट्रेडर 1। उसके बाद यहाँ पर आप वो सेल्स बताओगे जहाँ पर इनपुट दर्ज कराने हैं, आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो इनपुट दर्ज होंगे इन सेल्स में, ये आपको बताना है यहाँ पर। उसके बाद आप ओके करेंगे और बेझिझक उनसे रेट्स ले लें और उनको यहाँ रिकॉर्डिंग पे डाल दें। तो हमने बातचीत किया, रेट लेना स्टार्ट किया, उन्होंने रेट देना स्टार्ट किया 3100। पहले का रेट 3100। तो आप सोचोगे कि सर सस्ता तो पहले वाला था, इतना महंगा रेट लोगे क्यों? सामने थोड़ी ना बोलते हो मुंह पे किसी के, जो रेट ले रहे हैं आप लेते हो, सामने थोड़ी ना बोलते हो, वो अगला बताएगा ही नहीं फिर तुमको। अगर तुम छूटते पहले में ही कर दोगे ना पंगेबाजी। कभी भी सामान खरीदने जा रहे हो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, एक प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया, उसने आपको कीमत बताई 120 रुपये, आपने उससे बार्गेनिंग स्टार्ट करी, 120 नहीं मैं तो देख ऐसा है 70 रुपये दूंगा, नहीं माने आप, कर कुरा के आप 90 रुपये तक पहुंच गए, आपने डन कर लिया सौदा, आप खुश हो गए, 90 रुपये का सामान ले लिया, दैट इज ओके। अब आप दूसरा सामान आपको पसंद आया, अब आप दूसरा सामान नहीं खरीद पाओगे, ट्राई कर लेना, और आपके सारे पैसे जो पहले सामान में रह गए थे वो दूसरे में पूरे कर लेगा। ठीक है, कभी भी सामान लेना है सारा सामान लो आप, पहले बातचीत मत करो, अपने मन की कभी मत कहा करो, कितने का दिया देख लो, पसंद करो, पहले 4 चीज़ मंगवाओ, कितने का दिया। आप जब उससे ये पूछना स्टार्ट करते हो ना, वो आपके फेस से पहचानते हैं कि इसको कैसा सामान चाहिए। जब भी कोई कस्टमर जाता है दुकान पे तो बजट पूछता है आपसे, कितना बजट है, उसी तरह का सामान लोकल सामान दे देगा, वो चलेगा नहीं 2 दिन भी। तुम बढ़िया सामान लो कम कीमत पे तो मज़ेदारी है, आप उसको ऐसे को सस्ता चाहिए बढ़िया चाहिए, देगा ही नहीं, लोकल से लोकल चीज़ देगा। आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ लो, फिर रेट करवाओ, वो जेन्युइन तरीका होता है, समझे। तो हम डीलिंग पे लिए, हमने रेट ले लिया उसके, यहाँ पर लिया 1600, यहाँ कम पड़ा, ठीक है चलो, यहाँ पर हो गया 5100 का, यहाँ पर 9900 का। अब हम ऐड करते हैं इसे, तो एक सिनेरियो हमारा ऐड हो चुका है। अब हम दूसरे के रेट लिस्ट लेंगे यहाँ पर, तो इसके रेट लेने स्टार्ट किए 2900, 1700, 4900, 9900। अब हमने लिया तीसरे ट्रेडर के रेट, ऐसे बस रेट लेने और कुछ नहीं करना। उसके भी रेट यहाँ पर दर्ज करते हैं 3100, 1600, 4900, 9900। अब ओके कर देंगे, बाकी हमारा काम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक बटन आपको दिखेगा समरी, अब रिपोर्ट बनेगी, समरी बटन पे क्लिक करके रिपोर्ट बनेगी। आप समरी पे क्लिक करेंगे, समरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे फाइनल आउटपुट पूछेगा। जो फाइनल आउटपुट है वो ये वाला सेल है, याद रखो, यहीं से पता लगेगा ना कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट है। किसी एक प्रोडक्ट की कीमत को देखकर टोटल अमाउंट कितने का आपको फायदा देगा या लॉस देगा वो पता नहीं लग सकता, कभी नहीं लगता है ना। थोड़ी देर पहले तो फीलिंग आ रही थी बंदा कितना महंगा सामान लगा रहा है, फिर नीचे सस्ता भी किया उसने, तो एक सामान को देखकर आइडिया कभी नहीं लगता है। आप जैसे यहाँ पर पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, एक स्टडी को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि टोटल कोर्स कैसा जाएगा आपका। हो सकता है एक जगह तो बढ़िया चल रहा है सिस्टम, एक जगह गड़बड़ चल रहा हो, एक जगह समझ ही नहीं आ रहा, एक जगह ऐसे कभी नहीं लगता। ओवरऑल सिनेरियो देखकर अंदाजा लगता है कि हम औसतन क्या रहे, एवरेज रहे, पुअर रहे कि हाई रहे, समझे।
तो ये फाइनल प्राइस यहाँ पर है इसका, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ओके करेंगे। रिपोर्ट तैयार है आपके पास, रिपोर्ट को पढ़ना मैं आपको सिखा देता हूँ। रिपोर्ट पढ़िए, रिपोर्ट बन गई ना, देखो। अब रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है, करंटली आप जहाँ से अभी सामान खरीद रहे हैं उसके साथ अगर आप चलते हैं तो 96,000 का प्रॉफिट आप प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेडर 1 के साथ अगर आप डील फाइनल करते हैं तो प्रॉफिट यहाँ आपको 99,100 रुपये का होगा। ट्रेडर 2 के साथ डील अगर फाइनल करते हैं तो 1,03,100 रुपये का प्रॉफिट होगा, और ट्रेडर 3 के साथ जाते हैं तो 1,02,100 रुपये का होगा। तो हम अपनी फाइनल डील किसके साथ करेंगे, तो ये तो डीलिंग का काम हो गया। इसके बाद कंपनी का दूसरा पार्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी टेस्टिंग। अब क्वालिटी के बंदों को वहाँ भेजेगी, कहेगी दो सैंपल उठा के ला, दो सैंपल उठा के ला, टेस्ट करो कैसे है, ठीक है बेकार है। और जहाँ पर लगा गड़बड़ है तो उसको कहेंगे क्वालिटी में गड़बड़ है, समझौता कर, क्वालिटी में गड़बड़ है समझौता करो। और जब समझौता करेगा तो उसको रेट कम करना पड़ेगा। इस तरीके से रेट कम करवाया जाता है। जो अच्छे जो डीलर होते हैं, अगर घर में देखना लेडीज़ जिन पे एक्सपीरियंस होता है कि ये तो लोकल क्वालिटी का लग रहा है, देखो इसमें बनावटी अलग है, ये तो वो है ही नहीं जो तुम दे रहे हो, इस ये तो फॉर्चूनर है ही नहीं, ये तो कोई दिया बत्ती देख ले, ऐसे बार्गेनिंग करती है ना। तो क्वालिटी गिर गई बातों से, जब बातों से क्वालिटी गिर गई तो दुकानदार समझ गया कि इसको प्रोडक्ट की पहचान है, तो वो जो प्रोडक्ट आपको 150 का लगा रहा था वो तुरंत 130 140 का रहेगा। कोई नहीं मैडम 130 दे देगा, आया समझ में। आपने जैसे कोई लैपटॉप लिया, कुछ भी लिया, लैपटॉप को चला के देगा, कहीं पर कुछ आपको लगा कि एक बटन ही गायब है, क्वालिटी गिर गई, बटन नहीं है इसमें, तो एक समझ रहे हो। स्क्रीन को स्पॉट किया आपने, स्क्रीन में कहीं पर एक छोटा सा डॉट दिखा, स्क्रीन में डॉटेड आ रहा है, ये तो बेकार है, इसके करो कुछ कॉम्प्रोमाइज, तुरंत वो काट के देगा। समझ में आ रहा है बात। ऐसे देखो तरीका, पहले तो अच्छी से अच्छी चीज़ निकालो, फिर उसमें कमी ढूंढो, कमी ढूंढने के लिए एक्सपर्ट बनो। कमी ढूंढते ही उसको अगर एहसास करा दिया कि इसमें कमी है, वो तुरंत पैसे कम कर देगा। समझ, ये बिजनेस डीलिंग होती है। ये तो बाजार में निकला करो ना, आप देखो मार्केट में जाके कैसे होता है। शैम्पू खरीद के लाते हो, सारे लोकल आते हैं, आप उसको ढंग से देखो, अक्षरों की बनावट में फ़र्क मिलेगा, कहो लोकल है, कम करेगा रेट, वो एक साथ बल्क में लोगों कम कर देगा। पानी की बोतल वाले ऐसे करते हैं, बिस्लरी के 50 ब्रांड आते हैं, नाम की स्पेलिंग को ढंग से पढ़ लो, ठीक है। एक जो पानी की पूरी 12 कितनी 12 होती है, उसमें 12 होती है, ये 70 रुपये की आती है, पूरी कितने की आती है वो 70 की, एक बोतल 20 की बेचते हैं। और जो ब्रांडेड होती है, ब्रांडेड वाली वो 120 रुपये की आती है। तो ब्रांडेड कौन रखेगा, मार्जिन नहीं है, वो रखेगा वो 6 रुपये वाली बोतल 20 में देगा, असली बोतल तो 12 रुपये की है ना, डबल कीमत पे आती है। तो कम करवा सकते हैं, इमरजेंसी में 15 रुपये दोगे ना, कुछ नहीं है तो 15 भी ले लेगा वो, देख लो नाम ही अलग है इसका, शायद मान जाए, ले लेते हैं। आगे देखो नेक्स्ट। तो ये इस तरीके से हम रिपोर्ट बना के आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कंपनी का काम कैसे करना है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी का, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला हमारा टॉपिक है गोल सीक। अगला टॉपिक क्या है, गोल सीक। तो नाम से कुछ समझ में आ रहा है, गोल सीक क्या मतलब हुआ इसका, गोल सीक कह सकते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति या उसकी तलाश। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको ये डाटा पहले समझा देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर वही सेम कंपनी, इस बार ये कंपनी पहुँच गई, वो जो मैनेजर था अपने दुख दर्द लेकर पहुँच गया सेल्स डिपार्टमेंट में, कुछ देर पहले पहुँचा था परचेज डिपार्टमेंट में, वहाँ से एक प्रॉफिट लेकर आ गया अच्छा खासा, लोगों को काम पे लगा दिया। कभी भी कोई मैनेजर आएगा ना, कभी भी जब उसको आपसे काम करवाना होगा, दो चीज़ें होंगी उसके जीवन पे, आपकी तारीफ और अपना दुगड़ा। अपने आप काम करते हो, ठीक है, आपकी तारीफ करेगा और अपना दुगड़ा लेगा। जैसे अगर कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, अच्छे मैनेजर के गुण क्या होता है, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने काम गलत किया है, और मुझे पता है, मैं मैनेजर हूँ, मुझे पता है आपने काम गलत किया है, तो अगर मैं आपसे कहूँगा गलत किया, ऐसे करते हैं काम, तो तुम दोबारा काम करने की हिम्मत ही हार जाओगे। तुम फिर उतना ही सोचोगे जितना मिलता है उतना ही करूँगा, क्यों खामा का मेहनत करूँगा। कहने का तरीका होता है, आप उसको बुलाओ, प्यार से बैठाओ, चाहे मैनेजर होते हैं, वो अपने एटीट्यूड की रिस्पेक्ट जरूर करें, अपनी इज्जत करो मत करो, अपनी कुर्सी की इज्जत जरूर करिए, याद रखिए ये बात। अगर मैं यहाँ पर टीचर हूँ तो मैं अपने उस ओहदे को जरूर निभाऊंगा। यहाँ कोई बच्चा मिलेगा तो मैं उतना ही गैप बना के रखूँगा जितना होना चाहिए। अपने एक एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, इसकी इज्जत नहीं करोगे तो वो एक दिन आपके कंधे पे हाथ रख देगा। 4 बिरादरी में गई टीचर गिरी, समझ गए बात।
तो एक दिन बाहर मिलोगे तो वो सिगरेट पीता हुआ मिलेगा बेटा, और तुम्हारे आने पर भी बंद नहीं करेगा। मेरा रिकॉर्ड अगर मैं जाऊँगा ना, अगर कोई स्टूडेंट मिल गया वो बुझा लेगा उसे। तुम यकीन नहीं आता तो कभी ऐसी डेमो करके देख लेना कभी, ठीक है। तो ये डर वो वाला नहीं होता, ये डर होता है इज्जत से बनाना होता है बेटा, इज्जत से बनता है, समझ गए। एक मान सम्मान होता है कि नहीं होता। तो ये चीज़ ये होता है रिस्पेक्ट करना, व्हाट इट, इसको कायम रखना होता है। अब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि वो मैनेजर आएगा आपके पास और आपसे कहेगा भाई देखो मेरी वही सेम कंपनी है, इस मैनेजर का एक पार्ट टाइम काम भी है। पार्ट टाइम काम क्या है? कंपनी का मतलब, कंपनी का काम क्या है कि जो बैटरी बनती है ना उनको गाड़ियों में फिट करती हैं, ये जनरेटर बोल लो बैटरी बोल लो, बन जाती है तो गाड़ी में फिट करती हैं। तो एक बैटरी को फिट करने पर इनको पैसे मिलते हैं 7,950 रुपये, सब कुछ काट पीट के, ठीक है। तो कुल मिलाकर इनकी डिमांड 100 की है, यानी एक महीने में 100 बैटरी फिट कर देते हैं। एक बैटरी पे इनका खर्चा 2,000 रुपये का आता है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है इनका हर महीने 15,75,000 रुपये खर्च होना ही होना है, रुकता ही नहीं है ये। क्यों नहीं रुकता? इन्होंने 3 प्लांट तो खोल रखे हैं, एक कर्नाट प्लेस में खोल रखा है, एक गुड़गांव में खोल रखा है, एक जयपुर में खोल रखा है। रेंट जाता है, उनके ऊपर उन्होंने कुछ एम्प्लॉय रख रखे हैं, उनको सैलरी देनी होती है, बिजली पानी का खर्चा, मैकेनिकल पार्ट है तो उनका खर्चा, मशीनों का खर्चा, कुल मिलाकर ले देकर ये वो खर्चा है जो चलेगा ही चलेगा, गॉट इट, वो रुक नहीं सकता। इसी को बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस में सबसे बड़ा रोड़ा यही होता है, अगर जो इसको पूरा कर गया तो वो बिजनेस कर लेता है। बिजनेस इसीलिए नहीं हो पाता बेटा, बिजनेस को करने के लिए एक अमाउंट ऐसा चाहिए होता है जो उसको दिल में या मन में तय कर लेना होगा कि ये हर महीने खर्च होगा ही होगा, ये तो होना ही होना है, इसको तुम रोक नहीं सकते। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं इसी की बात करूं, आज तो आप हो कल को ना हो, तो हम तो आ रहे हैं, हमें तो सैलरी मिलेगा, हमें क्या मतलब, हमें ऐसे मतलब थोड़ा ना आज एक बच्चा पढ़ जब सारे पढ़ रहे हैं उससे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप आओ मतलब सैलरी मिलेगा, बिजली हम तो एसी में बैठेंगे, बंद थोड़ी ना करवाएंगे, समझ के देखो आप, चाय भी आएगा, पी लिया गया, चाय भी आएगा हमारा, ठीक है, इंटरनेट भी मिलेगा, हमारी सुविधाएं नहीं रुकेंगी, समझ में आ रहा है बात। तो खर्चे कंपनी के चालू रहेंगे, और मान लो आप हो तो सब चल रहा है, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो दैट्स वाई, इसलिए बिजनेस करना, इसलिए वो जो अमाउंट है वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो जाना ही जाना है, उसको रोका नहीं जा सकता। जब कोरोना काल आया था तो उसमें सबसे बड़ी चोट यही तो थी, कंपनी खुली बैठी है, लोग बाग आ नहीं रहे हैं, रेंट चालू था। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी हमें वो चकमा दे दिया, बिजली की बिल माफ, लास्ट में सारे आ गए। स्कूल वालों ने धोखा दे दिया, फीस माफ, फिर लास्ट में सारी ले ली, कुछ नहीं छोड़ा। समझिए बात को, थोड़ी देर के लिए रायत दे देंगे आपको, बस आपको थोड़ा भरम लगा देंगे, लास्ट में जब टाँके खोलेंगे तो दर्द उतना ही होना है। तो ये चीज़ है आपकी। तो अभी मैं कहाँ पर था, फिक्स्ड को समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे टोटल कंपनी में लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है। इसके लिए यहाँ पर हम करते हैं अपने कुछ लॉजिक्स तैयार। टोटल रिवेन्यू निकालते हैं पहले। टोटल कंपनी का रिवेन्यू कितना है? 7,950 को अगर मैं मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो ये टोटल कंपनी का रिवेन्यू, रिवेन्यू होता है आने वाली इनकम, टोटल कंपनी को कितना पैसा आ रहा है, 7,950 आ रहा है। टोटल खर्चा कितना हो रहा है? रिवेन्यू के 1 पर 2,000 का खर्चा आता है तो 100 पर तकरीबन 2 लाख का खर्चा हो रहा है। अब कंपनी लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है, ये देखना होगा। लॉस प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, टोटल रिवेन्यू यानी टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। इफ द आंसर कम्स इन अ पॉजिटिव यू आर इन अ प्रॉफिट, इफ द आंसर कम्स इन अ नेगेटिव यू आर इन अ लॉस। यही तरीका होता है किसी भी कंपनी का, यानी कोई भी एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, नेट प्रॉफिट भी होता है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है। ग्रॉस प्रॉफिट में सारी टैक्स वगैरह की चीज़ें हटा दी जाती हैं, फिर एक प्रॉफिट निकल के आता है, वो नेट प्रॉफिट होता है। तो ये अंत में जाके निकलता है, वो बड़ा पैमाना हो जाता है। अभी छोटे मोटे लेवल पर आपका ये हम यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे तो टोटल रिवेन्यू 7,95,000 माइनस करेंगे टोटल खर्चे। तो टोटल खर्चों में एक तो 2 लाख का खर्चा है और एक ही 15,75,000 का खर्चा है। तो कंपनी को देखा जाए तो तकरीबन 10 लाख लॉस में जा रही है, हर महीने जा रही है ना। अब कंपनी हर बार ऐसी लॉस में जाएगी तो एक दिन बंद हो जाएगी, ठीक है। किसी भी कंपनी का एस्टेब्लिश जब स्टार्टअप सेट होता है तो कंपनी अपने 6 महीने का खर्चा निकाल के चलती है कि मेरी कंपनी 6 महीने तक भी कुछ नहीं कमाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 6 महीने तक। उसके बाद कंपनी को एक ब्रेक इवन पॉइंट तक ले जाना ज़रूरी होता है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। अगर आपने कोई स्टार्टअप लिया है और आपकी कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो 6 महीने तक आप लॉस कवर कर सको, इतना आपके पास कैपिटल होना चाहिए अगर कोई बिजनेस आप खड़ा करते हो तो। अगर इतना कैपिटल आपके पास नहीं है तो वो बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, तुरंत बंद हो जाएगा, पहला पॉइंट। इसलिए कभी भी देखना, जो भी बंदा बिजनेस करता है चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो लोन लेता है।
क्या लेते हैं वो, लोन लेते हैं। लोन में दो चीज़ों की सिक्योरिटी मिल जाती है कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं, लोन जिसके बेस पर आपको मिलेगा उसमें सारी चीज़ें जांच पड़ताल की जाएंगी, और वो जांच पड़ताल गवर्नमेंट करती है, बैंक वाले करते हैं। अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो मैं हमेशा कहूँगा कि लोन लेकर खरीदो, मकान खरीद रहे हो लोन लेकर खरीदो, धोखाधड़ी होगी ही नहीं। कागज बैंक रखेगा, बैंक वाला कागज की पूरी जांच पड़ताल करेगा, किसके नाम फर्द है, हाँ? किसकी जमाबंदी है कि नहीं है। तुमको तो कोई रिटेलर बेच देगा, धोखा दे देगा, आई समझ में। और जब वो सब कुछ फाइनल हो जाए, पैसा तो था ही तुम पे, बैंक को दिया हो सारा, क्यों दे रहे हो पैसा, सारा दिया हो, थोड़े बहुत ही तो लेगा, एकदम प्रॉफिट में आ जाओगे आप, ठीक है। ये बहुत बड़ा धोखा मिल जाता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँचे, अब हम क्या करें, इसका लॉस तो हो रहा है। अब कंपनी ये कहती है कि मेरे को ये बताओ कि हम अपनी कंपनी की डिमांड को कितना बढ़ा दें कि हमारा ये जो लॉस हो रहा है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये जो लॉस हो रहा है ये ना हो, और हम एक ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाए। ब्रेक इवन पॉइंट नो लॉस नो प्रॉफिट की अवस्था होती है, यानी जीरो आ जाना चाहिए यहाँ पर आंसर। अगर यहाँ पर आंसर जीरो आ जाएगा तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट माना जाएगा, तो कंपनी को हम कह सकते हैं ना तो लॉस में जा रही है ना प्रॉफिट में जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। तो इसको हम कैसे करें, देखो इसके लिए यहाँ पर एक टेक्निक होती है एक्सेल में जिसको गोल सिक कहते हैं। गोल सिक के बारे में नीचे मैंने लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो समझोगे, पढ़ो एक बार। अब मैंने जो आपको केस दिया उसमें हमारी अननोन वैल्यू क्या है, डिमांड, और नोन वैल्यू क्या है, प्रॉफिट। हमको मालूम है कि प्रॉफिट कितना चाहिए, जीरो, और हमको क्या नहीं मालूम है, डिमांड कितना चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पर इस सिनेरियो में गोल सिक पूरी तरह से परफेक्टली फिट होता है, तो यहाँ पर मैं गोल सिक निकाल सकता हूँ। ये गोल सिक का मैंने एक सिनेरियो दिया है, ऐसे सिचुएशन, ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थिति में गोल सिक यूज होता है, और वो कुछ भी हो सकती है आपके पास, इन फ्यूचर कोई और एग्जाम्पल हो सकता है, कोई और सिचुएशन हो सकती है। आप सिचुएशन को समझना कि इस सिचुएशन में क्या बोला गया है, अननोन वैल्यू है डिमांड और नोन वैल्यू है, तो यहाँ पर अननोन और नॉन का कॉम्बिनेशन फिट होता है, तो यहाँ मैं गोल सिक लगा सकता हूँ, ठीक है। अब ये लगेगा कैसे, आप जाइए डेटा पे, सिनेरियो मैनेजर पे, यहाँ पर आपको मिलेगा गोल सिक। गोल सिक लेती है कि विंडो आ जाएगी, इस विंडो में आपके पास 3 पैरामीटर होंगे। यहाँ पर एक पैरामीटर आ रहा है चेंजिंग सेल, यानी यहाँ पर वो सेल आपको लिखना है जो अननोन है, तो अननोन सेल ये वाला है, तो क्लियरली समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो बचा हुआ सेल बचा कौन सा है, वो जिसमें वैल्यू सेट करनी है, पहले से आपको सेट सेल लिख रहे हैं ना, यानी वो सेल आप बताएं जिसमें आपको वैल्यू सेट करनी है, जो आपको मालूम है वैल्यू क्या सेट करनी है, तो वो ये वाला सेल है, और इसमें हमको पता है क्या वैल्यू सेट करनी है, जीरो। सारे पैरामीटर फिट हो गए। अब आप जैसे ही ओके करेंगे, बाकी का काम सिरदर्दी का जो भी है वो इसका है, अब आपका नहीं है। तो कुल मिलाकर 265 करनी है सेल, अभी 100 थी ना सेल, तो तकरीबन 265 सेल अगर हम कर दें तो हमारी कंपनी लॉस से रिकवर हो जाएगी। तो अब वो सेल्स के बंदे को पता लग गई कितनी डिमांड की जरूरत है, तो उसी तरीके से वो अपनी कंपनी को उभारने के लिए सेल्स टीम पे जोर डालेगा। सेल्स टीम को बोलेगा तुम्हें सेल्स के बंदे चाहिए और लोग। सेल्स में कंपनी का कोई खर्चा नहीं होता, पता है तुमको। हमें डर लगता है सेल्स के 4 बंदे हायर करूंगा उनको भी सैलरी, सेल्स में जो बंदा आता है वो इंसेंटिव बेस पर आता है। तुम 1 लाख कमा के दोगे तो 10,000 तुम्हारा, तुम 2 लाख कमा के दोगे तो 50,000 तुम्हारा, जाओ मजे आते हैं उसके। तो सेल्स का बंदा कई बार मैनेजर से ज़्यादा सैलरी उठा लेता है, कभी कभी तो उसकी दिवाली लग जाती है, जैकपॉट लग जाता है, ठीक है। ये सैलरी बेस पे तो बहुत कम मिलता है इनको। ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, सैलरी वैलरी कुछ नहीं होती इनकी। अगर थोड़ा ट्रक लॉजिस्टिक के बारे में कोई जानता है तो इनकी सैलरी गिनती की होती है, ये ऊपर का कमाते हैं। तुम तो लॉजिस्टिक में हो, होता है कि नहीं होता है ऐसी, तो वो सारी जानकारी रखते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट है, किसी को छोटा बड़ा, गोलगप्पे वाले को हल्के में मत लेना। तो चलिए यहाँ पर ओके करते हैं इसे। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल सिक। तो ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को? अगला हमारे पास टॉपिक आता है डेटा वेरिएबल। अब देखो डेटा वेरिएबल क्या होता है। चलो एक डाटा निकालते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। डेटा आई थिंक सबको दिख रहा होगा ये।
ये डाटा क्या है, कैसे काम करते हैं, वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये हमारे पास एक डाटा है जिसमें एक मॉल का नाम लिखा हुआ है। मॉल का नाम है अल्फा सुपरमार्ट। इसके अंदर एक सेक्शन है, खिलौने की दुकान है, छोटी सी टॉय सेक्शन। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो छोटे छोटे सेक्शन होते हैं, एडिडास का सेक्शन हो गया, ठीक है, रेड उसका सेक्शन हो गया, टेप का। तो ये हमारे पास छोटे छोटे सेक्शन है। उसमें एक सेक्शन है टॉय का, उसके पास टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ जो है 150 हैं, 150, ठीक है। उसका जो ऑनर है ना शॉप का, वो ये डिसाइड करता है कि 60% टॉयज़ को वो MSP के रेट पर बेचेगा। MSP होता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, यानी जो रेट हाई रेट होता है उसको कम नहीं करता वो, ठीक है, वही रेट रहेगा। खरीदो खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। तो 60% खिलौने वो उस रेट में बेचने का तय करता है। तो वो अपनी एक टेबल बनवाता है MIS के बंदे से, और उससे कहता है कि मेरे को अंत में कितना रेवेन्यू प्राप्त होगा, एक मेरे को टेबल चार्ट से समझाओ। तो कहता है ठीक है। तो यहाँ पर 2 रो बनाई जाती हैं, एक में हाई रेट लिखा जाएगा और एक में लो रेट। तो यहाँ पर अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम खिलौनों की संख्या, तो हाई रेट पर जो टॉयज़ सेल होंगे उनकी संख्या हम निकाल लेते हैं। 150 का कितना है, 60% है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। खिलौनों की संख्या आ जाएगी 90। बाकी बचे हुए जो खिलौने हैं वो लो रेट पे बेचे जाएंगे, यानी कम कीमत पे बेचे जा सकते हैं। तो वो खिलौने निकले, 150 में से 90 माइनस कर दोगे तो बचे हुए खिलौने बच जाएंगे, तो उनकी संख्या आ गई 60। अब जो हाई रेट है और जो लो रेट है वो मालिक देता है उनको। तो मालिक ने एक अंदाजतन उनको हाई रेट दे दिया $60 का, कि जो खिलौने हाई रेट पर बेचे जाएंगे वो $60 में आप बेचिए। अब जो बाकी के बचे हुए खिलौने हैं वो हाई रेट के आधे दाम पर बेचने हैं, हाई रेट के आधे दाम पे। तो यहाँ पर हम आधा दाम लिख लेते हैं, 60 का हाफ। अब हमें रिवेन्यू निकालना है कि कितना कमाई हुआ, कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ। तो 90 जो टॉयज़ थे वो 60 के रेट से सेल हुए थे, तो 5400 यहाँ पर अमाउंट आएगा। बाकी 60 टॉयज़ आपके 30 के रेट में सेल हुए थे, तो 1800 वहाँ पर आ जाएगा। अब आप अंत में यहाँ पर टोटल रिवेन्यू निकाल सकते हैं, तो 7200 यहाँ पर आपको दिखेगा। तो वही एक डाटा टेबल में यहाँ दिखा रखा है कि 60% टॉयज़ अगर MSP के रेट पर बेचे जाएंगे तो हमको टोटल रिवेन्यू प्राप्त होगा 7200 रुपये। आपको अब ये बताना है कि 70% टॉयज़ अगर MSP के रेट पर बेचे जाएंगे तो टोटल रिवेन्यू कितना प्राप्त होगा, बताइए। अरे कुछ नहीं करना है, यहाँ 70 लिखना है, 70 लिखना है। कितना आ गया, 7650, बस। 80 का निकालना है, क्या करोगे, 80 लिखोगे, जितना भी आएगा डाल दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। इन सब का भर के दिखाओ, एक एक करके डालोगे ना, ट्रैक करोगे। लो कर देता हूँ, छोटा सा करके दिखा देता हूँ। आया, अब हाँ हाँ, तो वो यूज़ करेंगे, आता है यूज़ करना। तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं, वो डेटा टेबल से, इसीलिए बनाया गया है। वो कोई दूसरा कोई हथियार है नहीं हमारे पास, टूल ऐसा कि हम इस काम को कर दें। काम तो आसान है, सबको दिख रहा है, लेकिन इस काम को नॉर्मली अभी हम नहीं कर सकते। तो इस तरह का काम अगर आपके पास कहीं आ गया तो उस टूल को यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो टूल हम उठा लेते हैं। उस टूल को कैसे आप यूज़ करेंगे, उसकी कुछ शर्तें हैं। आपको डेटा ये वाला उठाना होता है, वैल्यू तो ये उठानी होती है ना, तो इस वैल्यू को यहाँ कनेक्ट कर दो, ऐसे इक्वल टू करके कनेक्ट हो जाएगा। हो गया कनेक्ट, रेफरेंस तो ऐसे ही कनेक्ट होता है ना। अब यहाँ पे जो भी उत्तर आएगा वो यहाँ बदलेगा, सिंपल। अच्छा, आपके पास ये जो आप देख रहे हैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लो। तो ये जो जिसमें आपका डाटा आता है, यही है आपकी डाटा टेबल, यही है वो कॉन्सेप्ट। इसी में लाना है ना आपको डाटा, तो यही डाटा टेबल है, यहीं से डाटा उठ के जाएगा और यहीं पे डाटा आएगा। इनमें तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारी डाटा, इसमें जो ये नंबर लिखे हुए हैं 60 to 21, ये कहाँ लिखे हुए हैं, कॉलम में लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे ई कॉलम में लिखे हुए हैं ना, सारे देखो ध्यान से, ये कॉलम्स में लिखे हुए हैं सारे। अच्छा, हमें यहाँ से वैल्यू उठानी होती है, कहाँ से, कॉलम से। और कॉलम से वैल्यू उठा के कहाँ रखते थे हम, C5 में। ध्यान से देखो इस सिनेरियो को, हम वैल्यू उठा के कहाँ रखते थे, हम कॉलम से वैल्यू उठा के कहाँ रखते थे, C5 में। तो वैल्यू कॉलम से उठ के कहाँ जा रही है, इस लोकेशन पे जा रही है। इस चीज़ को अगर हम एक्सेल से करवा दें तो, एक्सेल एक मशीन है और मशीन बहुत तेज़ी से काम करती है। मशीन की स्पीड कितनी होती है बताइए,
बताया था नहीं बताया। मशीन की स्पीड देखनी है, यहाँ से देखो, इसको बोलो अपने कंप्यूटर पे जाओ ऐसे, तो हर एक का तेज़ी से काम होगा ऐसा नहीं है, मशीन की स्पीड पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जाओ, प्रॉपर्टी खोलो, प्रॉपर्टी खोलने के बाद जब आप इसकी प्रॉपर्टी पे जाओगे तो एक विंडो आती है जिसको प्रोसेसर विंडो कहते हैं। अटक रहा है। अब देखो, जब आप यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक नंबर, ये दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पर आपको दिखेगा एक बेस स्पीड, ये स्पीड होती है क्लॉक स्पीड, इसको स्पीड बोलते हैं। हर कंप्यूटर में मिलती है कि नहीं मिलती है, ये स्पीड होती है, ठीक है। अब इसकी स्पीड कितनी बता रहा है, 1.3। इसका मतलब क्या होता है गीगाहर्ट्ज़, इसका मतलब क्या होता है, देखो व्हाट डज इट मीन्स। देखो सारे कंप्यूटर में सारी जानकारी आती है आपको ना। जब बाज़ारों पे दुकानों पे कोई धूम्रपान भी बिकता है ना, तो नीचे लिखा होता है इससे क्या हानिकारक है। कोई सामान भी खरीदने का लाता है तो गवर्नमेंट लिख के देती है इसमें क्या मिला हुआ है। अगर कोई नॉन वेजिटेबल होगा तो लाल रंग का सिंबल होगा, वेजिटेबल होगा तो ग्रीन होगा, हर चीज़ पे लिखी हुई चीज़ें आती हैं। लेकिन हम फिर भी उसको नज़रअंदाज करते हैं। किस लिए करते हैं, दो कारण से, या तो टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है, दो ही काम होते हैं, या तो हमारे पास समय नहीं है या नॉलेज है, उसके बिना हम नहीं करते। अब देखो इसको पढ़ने का तरीका, ये आपने पढ़ा 1.3, इसका मतलब क्या होता है। हर कंप्यूटर में एक स्पीड दी जाती है कि कंप्यूटर इस काम को कितनी तेज़ी से करेगा। तो 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है 1 सेकंड में 1 अरब सेकंड स्टेप्स, 1 सेकंड में 1 अरब स्टेप्स उठा लेता है ये, 1 अरब स्टेप्स। 1.3 मतलब 1.3 अरब स्टेप्स। तो किसी कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड जितनी बढ़िया होती है उसकी काम करने की परफॉर्मेंस उतनी। लेकिन ये एक फैक्टर है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर चेक करने होते हैं सिस्टम में, ठीक है। ये बस एक फैक्टर है। अब ऐसा नहीं है गीगा स्पीड को देख देख कर, ये बस उसका एक फैक्टर है, करेक्ट। बात समझ में आ गया। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में एक शेफ होता है जो खाना बना के देता है, ठीक है। वो नया नया आया है लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज है, क्योंकि जो गर्म खून होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उसकी स्पीड बहुत तेज है। लेकिन आता आता कुछ नहीं है, खाने में कभी नमक खराब कर देगा गॉट इट। लेकिन एक शेफ है जिसके पास तजर्बा बहुत अच्छा है और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, तो वो बेटर है ना। तो एक्सपीरियंस किस में मिलते हैं, जिसके कोर होते हैं, जैसे कोर i3, कोर i5, कोर i7। i3 कम एक्सपीरियंस वाले कोर होते हैं, i5 ज़्यादा वाले होते हैं, i7 उससे ज़्यादा वाले होते हैं। स्पीड दोनों में सेम मिल रही है, लेकिन वो i5 का तो एक्सपीरियंस ज़्यादा, वो काम तेज़ी से करेगा, एक्यूरेट करेगा, समझ, ये फ़र्क होता है। अच्छा, अब यहाँ पहुँचते हैं। अब इसको कैसे करना है काम में, हमने इसको सिलेक्ट करना है भाई। ये मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया पूरा। सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाओगे, डेटा में जाने के बाद यहाँ से आपको व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ मिलेगा, डाटा टूल, डाटा टेबल। इसको ऑन करने के बाद ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपको यहाँ से कौन से ऑप्शन पे जाना है, कॉलम वाले ऑप्शन पे जाना है। भाई ये डाटा उठाया है ना आपने, इसमें से डाटा कहाँ से उठाना है, कॉलम से उठाना है, तो मैंने कॉलम ले लिया। अब इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, C5 के साथ हो गया कनेक्ट। अब ये क्या कर रहा है इम्पैक्ट, ये यहाँ से वैल्यू उठा उठा के यहाँ डालेगा और इसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ आएगा। उस आंसर को मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, वो नीचे लगाता जाएगा। एक क्लिक और एक क्लिक में जितना वक्त लगता है उतना ही वक्त डाटा को आने में लगेगा। देखो क्लिक, ये सारा भर गया। बताओ, अब मेरे लिए 100 हो चाहे 1000 हो, क्या फ़र्क पड़ता है हम पे, तेज़ी से काम हो गया। लेकिन जब आपको भविष्य में ये काम मिलेगा तो आप ऐसे नहीं करोगे, क्योंकि काम हमें थोड़ा बहुत ही मिलता है, इतना मिलेगा, आप एक एक करके रख रख के देख लोगे, है ना। अब थोड़े दिन जब तक आप वहाँ पहुँचोगे तब तक ही भूल चुके होंगे, याद में नहीं रहेगा। और उस समय बॉस का इतना प्रेशर होता है, मन में रहेगा अरे इससे करूँ खामा का गलत ना हो जाए, अपना वही लगा लेता हूँ, इसमें माथा पच्ची करेगा कौन। तो इसलिए ये चीज़ें रह ही जाती हैं बेटा। आपको यकीन नहीं होता तो किसी ऐसे बंदे को पकड़ो ऑफिस में जो बहुत सालों से एक्सेल पे काम कर रहा है, उससे पूछना उसने कभी ज़िंदगी में यूज करा है। काम का है ना देखो, लेकिन मेरे काम बताना, काम की कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन यूज़ नहीं करते। बाकी आपकी हेडेक है। तो ये हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तुम भी देख लेना तुम कौन सा यूज करोगे क्योंकि वहाँ पे हम हार्ड वर्क पे लग जाते हैं। कभी ये काम आएगा भी ना तो आप एक एक करके डाल रहे होंगे, ये उठा के डाला आंसर आ गया, उठा के डाला। क्योंकि आजकल टाइम दे देते हैं बहुत, शाम तक दे देना, कोई नहीं, शाम तक तो बहुत टाइम है, आराम से कर लोगे। आपकी नैया वहाँ डूबेगी जब डाटा ऐसा होगा ना कर ही नहीं सकते,
वहाँ अड़ हो गई नहीं गिरा। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? अब एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे, ख़त्म होता है ये टॉपिक। तो एक टॉपिक था, उसके आने से पहले यहाँ पर एक डेटा मैं आपको देता हूँ और इसका समाधान मुझे आप दीजिए। ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, मैंने उनकी एक एक क्वांटिटी परचेज़ करी तो मुझे 6 क्वांटिटी मिली टोटल, और हर क्वांटिटी का प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर मुझे 214 रुपये देने पड़े। कितने आइटम मिल गए मुझे? 6 आइटम मिल गए। मान लीजिए मैंने आपको अपॉइंट किया, और अपॉइंट किया मैंने, पूरी टीम बैठी हुई है 4-5 लोगों की। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा गणित में अच्छा है, कैलकुलेशन में कौन बच्चा अच्छा है? तो मैं इस तरह का एक सवाल दे दूंगा। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का नाम है नैपसैक प्रॉब्लम। क्या नाम है इसका? नैपसैक प्रॉब्लम, NAPSAK, नैपसैक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये नैपसैक की एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या सवाल है मेरा सवाल है कि आपके पास है 700 रुपये, और आपको ये पूरे पैसे खर्च करने हैं, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा, एक चवन्नी भी नहीं बचेगी और एक चवन्नी फालतू नहीं मिलेगी। तो आपको पूरे 700 रुपये ठिकाने लगाने हैं। आपको उन 700 रुपये में 25 ही यूनिट खरीदनी है। कितनी यूनिट? और कोई भी यूनिट जब आप खरीदोगे तो वो पूरी क्वांटिटी में मिलेगी। ऐसा नहीं है 6 रुपये बच गए अंत में कह दो आधी चाय लिया हूँ सर, आधी चाय नहीं, यूनिट पूरी मिलेगी आपको, 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे पूरी यूनिट आपको मिलेंगी। तो 700 रुपये में 25 यूनिट खरीदनी है। क्या आप में से कोई बता सकता है कितनी क्वांटिटी परचेज की जाए? अगर आप मैन्युअली इस सवाल को करने जाओगे, पहली चीज़ तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उत्तर आएगा। दूसरी चीज़, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि तुम कितनी देर में बताओगे, मतलब कुछ नहीं पता हो, लेकिन कोशिश करेंगे, वी ट्राई। लेकिन आपके पास कोई कस्टमर आता है किसी चीज़ के लिए, तो आप कस्टमर को टाइम देते हो कि नहीं देते हो? यस और नो? अगर कोई कस्टमर सर्विस का टाइम आप देते हो कि नहीं? 1 घंटे, डॉक्टर बन गए कल को, तो मरीज को टाइम देते कि नहीं? आधे घंटे में नंबर आएगा जी, आपको बैठ जाओगे। अब कोई बंदा आ जाओ, आप उसको ऐसे बोल कर देखो, पता नहीं कब आएगा टाइम, वो रुकेगा ही नहीं बेटा। कभी ट्राई करके देखना। आप किसी कस्टमर केयर किसी लाइन में बैठे हो और कोई लाइन लग रही है और आपने पूछ लिया कब तक टाइम आएगा, बेटा पता नहीं, आज भी आ सकता है और कल भी आ सकता है, आज पता नहीं कुछ भी, तो आप उस जगह नहीं रुकोगे, आप तुरंत चले जाओगे, ठीक है। तो यही है। तो बताओ आप इस सवाल को कैसे करोगे? इस सवाल को लाने में मात्र आपका जब प्रैक्टिस होगा, जब आपका इम्तिहान होगा, आपके पास वक्त होगा केवल और केवल 1 मिनट। पेपर देते हो 200 क्वेश्चन आते हैं, 150 मिनट होते हैं सामने देखना, तो जानबूझ के नहीं रखते हैं बेटा। इनका सॉल्यूशन 150 मिनट में निकाला जा सकता है, इसीलिए रखा है किसी ने। वो कोई भी टेस्ट पेपर बनता है ना, उस टेस्ट पेपर को किसी ने दिया हुआ है, उस स्किल्स में दिया हुआ है, उससे कम स्किल्स में दिया हुआ है, तभी उसको सेट करते हैं। कोई भी चीज़ बिना टेस्टिंग और बिना सेटिंग के बनती ही नहीं है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना आपने। अगर कोई पेपर है और वो पेपर में 200 सवाल हैं और 150 मिनट में दिए हुए हैं, मतलब वो निकलते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है, मतलब ये पॉसिबल है। ये 1 मिनट से पहले भी हो सकता है। अब मैं बताता हूँ इसका तरीका क्या है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब आपके सामने आ जाए ना, तो एक्सेल हमको एक अदृश्य ताकत देता है, उसको बोलते हैं सॉल्वर। अब सॉल्वर डेटा टाइप में होता है, दिख रहा है किसी को? नहीं है ना? तो ये है ही नहीं, और इसको फिर हम कोर्स में भी नहीं डालते ना, हम फिर पढ़ाते हैं, ये हमारे कोर्स में भी नहीं है वैसे ही। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ था तो मेरे को बताना पड़ रहा है, ठीक है। ये हमारे कोर्स में भी नहीं होता है, डेटा एनालिटिक्स में नहीं होता है। ये हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अलग से। फाइल पे जाओ, ऑप्शन पे जाओ, फाइल पे जाना, ऑप्शन, ऐड इन, रिकॉर्डिंग में देख लेना बाकी। यहाँ एक्सेल ऐड इन में गो करना, यहाँ पे सॉल्वर होता है, देखो ये ऑन करके ना आ जाता है, यहाँ पे आ गया। अब इससे काम होगा, देखो काम कैसे होगा। सॉल्वर ऑन करना, इतना बड़ा सा कुछ आ जाएगा, इसमें है कुछ भी नहीं, गिनती की चीज़ें डालनी है कुछ। यहाँ पे ना आप ना अपना ऑब्जेक्टिव सेल सेलेक्ट करना है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो 700 रुपये खर्च करना है ना। 25 यूनिट से बड़ा ऑब्जेक्टिव कौन सा है? 700 रुपये। 700 रुपये मेन ऑब्जेक्टिव है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। कितनी वैल्यू सेट करनी है इसमें? 700। यहाँ पर आप वो सेल बताना जहाँ पर चेंजेस करने हैं आपको। तो चेंजेस तो क्वांटिटी में ही कर सकते हो आप, बस प्राइस आप बदल नहीं सकते। सिर्फ कहाँ कर सकते हो? क्वांटिटी में कर सकते हो।
अच्छा, उसके बाद है ना यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, तो ये सारी वही हैं। जैसे मैंने आपको जब ये काम दिया था तो मैंने शर्तें रखी थी कुछ, ये ऐसे ऐसे चाहिए, तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे ऐड कर दो एक एक करके। तो पहला कंस्ट्रेंट्स तो यही था कि भाई ये वैल्यू 700 के इक्वल लाना है, ऐड। दूसरा कंस्ट्रेंट्स था कि ये वाली वैल्यू 25 के इक्वल होनी चाहिए। तीसरा कंस्ट्रेंट्स मेरा ये था कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब पता ही होगा, तुम लोग पाइथन पढ़ते हो तुम लोग, तो इंटीजर में डाला तो हो गया, काम हो गया हमारा, मतलब पॉइंट की वैल्यू नहीं आती इसमें। अब हम ओके करेंगे, तो हमने सारी अपनी शर्तें बता दी। अब ये सिरदर्दी इसकी है, अब सारी बातें बता दी, अब ये लगेगा काम धंधे पे, हम थोड़ी ना लगेंगे। एक बटन दबाएंगे, सॉल्यूशन होगा तो आ जाएगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो बता देगा सॉल्यूशन नहीं है जिसका। अब तुम लोग करने बैठे थे, क्या पता सॉल्यूशन ही ना हो, लेकिन फिर भी लगे पड़े थे, ये आपको बता देगा। ओके करो, ये कर रहा है काम, निकल गया, आ गया सॉल्यूशन। लो देखो 25 यूनिट 700 रुपये हो गए सेट। इतनी इतनी क्वांटिटी खरीदो, आपके 700 रुपये सेट हो जाएंगे। निकल गया ना। और कोई इसमें कोई क्वेश्चन इसमें किसी का? सर ये जो 725 है, इसकी तो हमने जगह दी नहीं ना इनको, अब यहाँ पे पुट अप करना है ये वैल्यू। नहीं, मैं कुछ नहीं समझा क्या कह रहे हो आप। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो आपने क्वांटिटी के नीचे टोटल 25 है और टोटल के नीचे 700 है, ये हमने कब दिया था भाई? यहाँ पे जो हमारा एंड रिजल्ट है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? परविंदर नाम है सर। परविंदर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ सॉल्वर को दे तो रखी, ये क्या है?